सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लॉन्च किया गया 2015-16 में, और जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसने 3 स्कीम्स को सब्ज्यूम किया था। कौन कौन सी 3 स्कीम्स को सब्ज्यूम किया था? एक थी एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम चलता था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। दूसरा था इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट चलता था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर। और तीसरा था फार्म वाटर मैनेजमेंट। फार्म वाटर मैनेजमेंट चलता था नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर। इन तीनों स्कीम्स को सब्ज्यूम किया गया इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, लेकिन 2016 में इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए नोडल मिनिस्ट्री बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को। मतलब आज की डेट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मोटो क्या है? हर खेत को पानी। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 75% फंडिंग आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 25% फंडिंग आती है स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से। बहुत सिंपल। अच्छा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या हैं? 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम को 1996-97 में लॉन्च किया गया और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। आज की डेट में ये जो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है ये कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? हर खेत को पानी। हर खेत को पानी के तहत बेसिकली क्या हो रहा है? इरिगेशन के कवरेज को एक्सटेंड करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए लाया गया था हर खेत को पानी। और हर खेत को पानी को इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करती है। तीसरा कंपोनेंट कौन सा है? तीसरा कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये लाया गया था माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप को इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और चौथा कंपोनेंट है वाटर शेड डेवलपमेंट। वाटर शेड डेवलपमेंट को इंप्लीमेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो कि एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। वाटर शेड डेवलपमेंट के तहत ध्यान दिया जाता है कि ओवरऑल वाटर का कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाए। जैसे ये फोकस करते हैं रेन वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, ये फोकस करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, ये फोकस करते हैं फार्म पॉन्ड्स वगैरह बनाने के ऊपर। तो 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के। कौन कौन से? एक है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, दूसरा है हर खेत को पानी, तीसरा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप और चौथा कंपोनेंट है वाटर शेड डेवलपमेंट। बहुत सिंपल तौर पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को दिमाग में रखो। कब लॉन्च किया गया इसको? 2015-16 में लॉन्च किया गया था इसको। जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसने 3 स्कीम्स को सब्ज्यूम किया था। कौन कौन सी 3 स्कीम्स? एक तो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, दूसरा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट और तीसरा फार्म वाटर मैनेजमेंट। जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, लेकिन 2016 में नोडल मिनिस्ट्री किसे बना दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को। मोटो क्या है? हर खेत को पानी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसके 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से कर दिया करो बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना होपफुली आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद बात आती है नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट। नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 2016 में। कब लॉन्च किया? 2016 में लॉन्च किया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से आती है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से आती है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वर्ल्ड बैंक की एक आर्म है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट
कब लॉन्च किया गया? 2016 में लॉन्च किया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से आती है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से आती है। और इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करना। ये जो वाटर कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चलाया गया है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसको सपोर्ट करना ऑब्जेक्टिव है नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट के 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं? सेंट्रल इंस्टीट्यूशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना। दूसरा कंपोनेंट है नेशनल इनोवेशन सपोर्ट प्रोवाइड करना। तीसरा कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करना। और चौथा कंपोनेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के ऊपर फोकस करना। ये जो नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट है, इसको सभी स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन फोकस है 9 स्टेट्स के ऊपर। कौन कौन से 9 स्टेट्स के ऊपर फोकस है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र। इन 9 स्टेट्स के ऊपर फोकस है। देखो, ये जो नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट है, इसको बेसिक तौर पे याद रखो। कब लॉन्च किया गया है? 2016 में लॉन्च किया गया है। 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से आती है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करना। फिर इसके बाद है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना को लॉन्च किया गया 2019 में। कब लॉन्च किया गया? 2019 में। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ऐसी स्कीम जिसको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। अटल भूजल योजना को इंप्लीमेंट किया गया 2020-21 से अगले 5 साल के लिए। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अटल भूजल योजना कब लाई गई? 2019 में लाई गई। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इंप्लीमेंट कब से किया गया? 2020-21 से इंप्लीमेंट किया गया। अगले 5 साल के लिए इंप्लीमेंट किया गया। और इसका एम क्या है? ग्राउंड वाटर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इंपॉर्टेंट है इसमें कि हमें ग्राउंड वाटर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है, लेकिन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एंश्योर करते हुए। अटल भूजल योजना को इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इंप्लीमेंट करती है। और फंडिंग कहाँ से आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक दोनों 50-50 के रेशियो में इसको फंड करते हैं। इस अटल भूजल योजना का फोकस है 7 स्टेट्स के ऊपर। कौन कौन से 7 स्टेट्स हैं? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। इस अटल भूजल योजना को भी बहुत बेसिक तौर पे याद रखो। कब लॉन्च किया गया? 2019 में लॉन्च किया गया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एम क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्राउंड वाटर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इंप्लीमेंट करती है। फंडिंग कहाँ से आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक से 50-50 के रेशियो में फंडिंग आती है। फिर इसके बाद है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को 2016 में लॉन्च किया गया और ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करती है। और इसको सपोर्ट कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। एम क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? काम क्या है? नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा जितना भी है उसको गैदर किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और इस डेटा को रियल टाइम बेसिस पे एनालाइज किया जाता है। ये काम है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट कब लाया गया? 2016 में लाया गया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। किसने इंप्लीमेंट किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इंप्लीमेंट किया। काम क्या है इसका? जितना भी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा है उसको गैदर करना, स्टोर करना, उसको रियल टाइम बेसिस पे एनालाइज करना। अच्छा, ये जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बट ऑब्वियस सी बात है, डेटा को गैदर करता है, डेटा को स्टोर करता है और डेटा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। डेटा को स्टोर करना, उसको एनालाइज करना और फिर फाइनली जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना वाया नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इस डेटा की वजह से फ्लड के फोरकास्ट को करने में सुविधा मिल जाती है। लीड टाइम मिल जाता है 1 से 3 दिन के बीच में। मतलब फ्लड को बेटर तरीके से फोरकास्ट किया जा सकता है। जितने भी फ्लड इनंडेशन एरियाज हैं उनको मैप करना, जहाँ पे फ्लड की पॉसिबिलिटी है उन एरियाज को मैप करना, ये भी इसमें भी फ़ायदा करता है एनएचपी। और फिर सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको एसेस करना, उनको देखना। बेसिकली डेटा कलेक्ट करना और उस डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा के बेसिस पे वार्निंग्स देना, उस डेटा के बेसिस पे इंफॉर्मेशन की सप्लाई करना, ये फ़ायदे हैं एनएचपी के। एनएचपी के 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं? इन सीटू
हाइड्रोमेट मॉनिटरिंग सिस्टम एंड हाइड्रोमेट डेटा एक्विजिशन सिस्टम। दूसरा नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तीसरा वाटर रिसोर्सेज ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। और चौथा कंपोनेंट है वाटर रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इन 4 कंपोनेंट्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना से याद रखो कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, 2016 में लॉन्च किया गया। कौन इंप्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करती है। काम क्या है इसका, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा को गैदर करना, स्टोर करना और उसको रियल टाइम बेसिस पे एनालाइज करना। फिर इसके बाद है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस। और डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस की इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्टिंग डेजर्टिफिकेशन का। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्टिंग डेजर्टिफिकेशन क्या है, होपफुली आपको पता होगा, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। ये जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन का इंडिया सिग्नेटरी है और हमारा एम ये है कि हम लैंड डिग्रेडेशन के मामले में न्यूट्रल स्टेटस को अचीव कर लेंगे बाय 2030। और इन्हीं लाइंस पे काम करते हुए इस एटलस को तैयार किया जा रहा है। इस एटलस में स्टेट वाइज डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन के मैप्स को तैयार किया जा रहा है। तो आइडिया क्या है इस एटलस के पीछे कि इंडिया सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्टिंग डेजर्टिफिकेशन का। ये जो कन्वेंशन है इसके तहत हमारा एम ये है कि हम लैंड डिग्रेडेशन के मामले में न्यूट्रल स्टेटस को अचीव कर लेंगे बाय 2030। और इन्हीं लाइंस पे काम करते हुए ये एटलस तैयार की जा रही है, जिसमें स्टेट वाइज डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन के मैप्स को तैयार किया जा रहा है। फिर इसके बाद है नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये नाम से क्लियर है, इसमें एक्वीफर्स को मैप किया जाएगा, इसमें एक्वीफर मैनेजमेंट के प्लान्स को तैयार किया जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। 2012 में इसको लॉन्च किया गया था एज पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम। बहुत सिंपल तौर पे, बेसिक तौर पे याद रखो, नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। 2012 में इसको लॉन्च किया गया था एज पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम। अच्छा, फिर इसके बाद 2-3 टर्म्स और हैं। एक है बुलदाना पैटर्न। बुलदाना पैटर्न क्या है, बेसिकली महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन में जो कि ड्राउट प्रोन है, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है बुलधाना डिस्ट्रिक्ट। इस बुलधाना डिस्ट्रिक्ट में एक वाटर कंजर्वेशन का फ्रेमवर्क प्रैक्टिस किया जाता है जिसे बुलाया जाता है बुलधाना पैटर्न। नीति आयोग ने इस मेथड को यूज़ करते हुए ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी तैयार की हैं। तो अपने आप में बुलधाना पैटर्न जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में लोग वाटर कंजर्वेशन का एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करते हैं, उसी मेथड को बुलाया जा रहा है बुलधाना पैटर्न। फिर एक टर्म है रूट जोन मिक्सचर। बेसिकली 39 इंचेस की डेप्थ पे जाके सॉइल के अंदर कितना वाटर है, कितना मॉइस्चर है, उसे कहा जाता है रूट जोन मॉइस्चर। वाटर एंड मॉइस्चर इन द सॉइल एट द डेप्थ ऑफ 39 इंचेस इज नोन एज रूट जोन मॉइस्चर। ड्राउट प्रोन एरियाज में क्या होता है, जब रेन्स नहीं होती हैं, बारिश वगैरह नहीं होती है, तो सरफेस के ऊपर से मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो इरिगेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रूट जोन मॉइस्चर। फिर एक ऐप है, आपने सुना होगा भुवन ऐप। इस भुवन ऐप को इसरो ने डेवलप किया। कब किया, 2009 में डेवलप किया। और ये जो भुवन ऐप है ये अर्थ के सरफेस को एक्सप्लोर करने देती है इन 2D एंड 3D रिप्रेजेंटेशन। और इस भुवन ऐप पे इरिगेशन की जितनी भी एसेट्स क्रिएट की जा रही हैं अंडर द पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उनको जियो टैग किया जा रहा है। तो भुवन ऐप बहुत बेसिक तौर पे याद रखना। अच्छा, फिर लास्ट में बात आती है फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस के बारे में। फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस को किसने कंडक्ट करवाया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कंडक्ट करवाया। रेफरेंस ईयर लिया गया 2017-18। और इस फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में लगभग 24 लाख वाटर बॉडीज़ हैं, जिनमें से 60% पॉन्ड्स हैं, 16% टैंक्स हैं और 12% रिजर्वायर्स हैं। और अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ के मामले में 5 टॉप स्टेट्स कौन से हैं, तो सबसे ऊपर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हमारी कंट्री की लगभग 31% वाटर बॉडीज़ हैं। दूसरे नंबर पे यूपी, 10.1% वाटर बॉडीज़ हैं। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, लगभग 8% वाटर बॉडीज़ हैं। चौथे नंबर पे उड़ीसा और 5वें नंबर पे आसाम। तो टॉप 5 स्टेट्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़, तो सबसे ऊपर है वेस्ट बंगाल और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स कहाँ पे मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में, फिर यूपी में, फिर आसाम में। सबसे ज़्यादा टैंक्स कहाँ पे मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और हिमाचल में।
सबसे ज़्यादा लेक्स कहाँ पे मिलती हैं? तमिलनाडु में, बिहार में और कर्नाटका में। और सबसे ज़्यादा रिजर्वायर्स कहाँ पे मिलते हैं? वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और बिहार में। देखो इतना डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक तौर पे फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस किसने करवाया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने करवाया। रेफरेंस ईयर क्या है? 2017-18। और ये वाला डेटा याद रख लो कि नियरली 24 लाख वाटर बॉडीज़ हैं हमारी कंट्री में, जिनमें से 60% पॉन्ड्स हैं, 16% टैंक्स हैं और 12% रिजर्वायर्स हैं। और इसके साथ इरिगेशन इन इंडिया ये चैप्टर खत्म हो गया। देखो इजी चैप्टर है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।